नमस्कार साथियों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, हम अपने चैनल पर आरपीसी सेकंड ग्रेड साइंस की बात करते हैं और जिसमें हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, इसमें कौन कौन सी यूनिट हमारी हो चुकी हैं वो मैं आपको वापस रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने सेल बायोलॉजी वाली यूनिट को कंप्लीट कर लिया। दूसरी हमने जेनेटिक्स वाली यूनिट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमने इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया। फिर हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया। और अब हमारी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो वाली यूनिट चल रही है। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमने जो सबसे पहले किया था वो हमने नर्वस सिस्टम को कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर जो अपना टिश्यू सिस्टम है उसको कंप्लीट किया था। फिर तीसरे नंबर पर हमने इसमें जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कंप्लीट किया था। फिर चौथे नंबर पर हमने इसमें जो अपना सिस्टम आता है कौन सा अपना एक्सक्रीशन सिस्टम है उसको कंप्लीट किया था। और आज की वीडियो में हम जो कंप्लीट करेंगे वो अपना एक तो जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो लास्ट बच रहा था उसको कंप्लीट करेंगे और लास्ट में अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हम इनको पढ़ लेंगे तो हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आपको कौन सी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं तो मेरे हिसाब से सीरीज चला ही रहा हूँ, धीरे धीरे आपको जो है वीडियोज़ मिलती रहेंगी रेगुलरली। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे कि इनकी जो पीडीएफ आपको शॉर्ट नोट्स की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको क्या करेंगे, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अब मैं बता दूँ कि ये शॉर्ट नोट्स कहाँ से बने हुए हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड है पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ जो सीबीएच की बुक आती हैं जो अपन ग्रेजुएशन में पढ़ते थे बीएससी के अंदर, वहाँ से ये नोट्स बनाए गए हैं। अब जो सिंपल जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिक बात करूँ कि लंग्स कितने होते हैं, कैसे रंग के होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो इनको शॉर्ट नोट्स में कभी भी मेंशन नहीं किया जाता। शॉर्ट नोट्स में मैंने केवल उन चीज़ों को मेंशन किया जो पेपर के अंदर पूछी जाती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आप पीवाईक्यूज देखेंगे और वापस इन नोट्स को उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन हर लाइन से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। देखिए, हम सर्कुलेशन यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ एनिमल्स की बात करें। जैसे पीसीज के अंदर जो है हृदय वो दो कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी कि इसमें एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, एक आलिंद होता है, एक निर्लय होता है। जो पीसीज होते हैं उनका जो हृदय वो विनस हर्ट कहलाता है। आगे बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस में जो हृदय वो तीन कोष्ठीय होता है, दो आलिंद होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है, एक निलय होता है। रेप्टाइल्स की बात करें, सरीसृपों की बात करें तो इनमें दो आलिंद होते हैं, एक अपूर्ण विभाजित क्या होता है, निलय पाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करते हैं एप्स और मेमल्स की। यहाँ पे बात करें तो इनमें चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपवाद है। अपवाद कैसे, देखिए, क्रोकोडाइल और घड़ियाल दोनों ही रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, तो इनमें तीन कोष्ठीय हृदय पाया जाना चाहिए था, लेकिन इनमें चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो ये भी क्या है, दोनों अपवाद हैं। हम मानव सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मीजोड्रम से उत्पन्न होता है, ध्यान रखना। आगे बात कर रहे हैं अपन हृदय के बारे में, हर्ट के बारे में। जो हर्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे एपिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम की बात करें तो यह सरल सल की उपकला से मिलकर बनी हुई होती है। हम बीच वाली लेयर की बात करें, मध्य परत की बात करें तो ये मायोकार्डियम से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि रेखित और अनैच्छिक होती है, ध्यान रखना। हम सबसे अंदर वाली यानी कि इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो इसको एंडोकार्डियम कहते हैं। ये भी सरल सल की उपकला से मिलकर बनी हुई होती है। जो एपिकार्डियम और मायोकार्डियम है उसको मिला के अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये वास्तविक सीलों में इसमें क्या पाई जाती है, उपस्थित पाई जाती है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं तो देखिए, आलिंद और निलय के बीच में क्या पाया जाता है, एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे भ्रूण अवस्था में फोरामेन ओविल कहते हैं, उपस्थित होता है। यदि ये बंद हो जाए तो उसको फोसा ओवेलिस कह देते हैं, ध्यान रखना। हम यदि राइट एट्रियम की बात करें तो इसमें जो ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा के अंदर आता है, कैसे, हेवेशियम वाल्व के द्वारा। इन्फीरियर वेना कावा में आता है यूस्टेकिन वाल्व के द्वारा। ठीक है, कोरोनरी साइनस होती है जो कि हृदय से लेके जाती है, उसमें जो वाल्व पाया जाता है उसे थेवेसियन वाल्व कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो डाइकस्पिड या फिर बाइकस्पिड या फिर और जो दूसरा है ट्राइकस्पिड वॉल के जो फोल्ड्स होते हैं उनको कॉर्डो टेंडिनी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, वो किससे जुड़े रहते हैं, कॉर्डो टेंडिनी से जुड़े हुए रहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉर्डो टेंडिनी, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किससे जुड़े रहते हैं, कॉर्डो टेंडिनी से जुड़े रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं राइट वाला जो पोर्शन होता है हर्ट का, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, इसलिए उसको पल्मोनरी हर्ट कहते हैं। जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें बहता है, उसको अपन सिस्टमिक हर्ट कह देते हैं। आगे बात करते हैं हार्ट बीट के बारे में। जो हमारी हार्ट बीट है यानी कि जो हृदय की जो धड़कन होती है वो मेंडुला ओब्लांगेटा से कंट्रोल होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से काम करती है तो देखना, सबसे पहले ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है तो राइट एट्रियम में उपस्थित होता है, इसको पेसमेकर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। दूसरा ए बी होता है,
जिसको अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये इसको रिजर्व पेसमेकर कहा जाता है। जो हमारे हार्ट बीट की हम बात कर रहे थे, तो क्या होता है कि जो संवेग होते हैं वो सबसे पहले एस ए से शुरू होते हैं, यानी कि साइनोएट्रियल नोड से शुरू होते हैं, जिसको पेसमेकर कहते हैं। यहाँ से फिर वो ए बी तक पहुँचाए जाते हैं, फिर वो बंडल ऑफ हिस तक जाते हैं और लास्ट में वो पुरकिंसे फाइबर पर पहुँचाए जाते हैं और फिर नीले में जाकर उसको संकुचित कराया जाता है। इस तरीके से हमारी हार्ट बीट चलती है। आगे हम बात करते हैं, एक टर्म आती है रिगोर मोर्टिस। रिगोर मोर्टिस क्या होता है? मृत्यु के बाद जो शरीर है आदमी का वो अकड़ जाता है, उसको रिगोर मोर्टिस कहते हैं। एक हमारी कोराई साइकिल चलती है। कोराई साइकिल का सिस्टम जो है, यानी कोराई साइकिल का जो संबंध है वो किससे है? सर्कुलेटरी सिस्टम से है। ये लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर चलती है, ध्यान रखना। इसमें होता क्या है कि जो लैक्टिक एसिड बन रहा है मसल्स के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो CO2 और ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पेशियों में जो उपस्थित होता है क्या? मायोग्लोबिन, जो कि आयरन युक्त होता है, वो गैसीय परिवहन में क्या होता है? सहायक होता है। इसके बाद हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए दो प्रकार के हार्ट होते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, एक मायोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरोजेनिक जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है? जो धड़कन की उत्पत्ति होती है वो हृदय के बाहर से होती है। बाहर से कहाँ से? तंत्रिका तंत्र से। तो ध्यान रखना, न्यूरोजेनिक जो है वो नर्वस सिस्टम से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धड़कन की उत्पत्ति है वो नर्वस सिस्टम से होती है। वहीं दूसरी तरफ अपन मायोजेनिक हार्ट की बात करें तो इसमें जो धड़कन की उत्पत्ति होगी वो कहाँ होगी? हृदय के अंदर ही होगी। और नियंत्रण कौन करेगा उसका? तो नर्वस सिस्टम करेगा, तंत्र का तंत्र करेगा। यदि हम किसके अंदर ये पाया जाता है, तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है, और जो मोलस्क और कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हृदय की धड़कन में जो आवेग होते हैं उनकी जो अधिकतम गति है वो पुरकिंजे फाइबर्स में देखने के लिए मिलती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। न्यूनतम गति होती है वो ए बी नोड के अंदर देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, जो अनुकंपी तंत्र होता है यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके जो तंतु हैं वहाँ से सिंपैथेटिन का श्रावण होता है, जो कि हार्ट बीट को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। इसी तरीके से पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उससे एसिटोकोलिन का श्रावण होता है, सिक्रेशन होता है, जो कि हार्ट बीट को क्या कर देता है? डाउन कर देता है या फिर कम कर देता है। वेगस तंत्रिका होती है जो कि हार्ट बीट को क्या कर देती है? कंट्रोल कर देती है या फिर कम कर देती है। इसके बाद हार्ट बीट का बढ़ना क्या कहलाता है? ट्रैकीकार्डिया कहलाता है, और हार्ट बीट का कम होना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। ये दो टर्म है, दोनों से ही क्वेश्चन बन जाता है हर बार। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है? जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, दोनों बंद होते हैं। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो सुनाई देती है, जिसको अपन S1 कह देते हैं। और साउंड कौन सी होती है? लव होती है। कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है कि पहली हार्ट साउंड है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लव कहा जाता है। आगे वेंट्रिकल जब डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल में क्या होता है? जो सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जैसे S2 और S3 साउंड सुनाई देती है, जो कि लव जो कि डब होती है। ठीक है, ध्यान रखना, पहली होती है लव और दूसरी होती है डब। आगे बात करते हैं, जो एट्रियल सिस्टोल होता है जिससे S4 बनती है, और एक लास्ट में होता है एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, अब देखना, जो संयुक्त शीतलन है वो 0.4 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। विश्रांति काल एक कॉन्सेप्ट आता है, जो क्या होता है? आलिंद जिस गति से शिरा में रक्त प्राप्त करता है, ठीक है, उसी दर से रक्त को निलयों को भेज देता है, इसे अपन विश्रांति काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखना S1 और S2 में यदि हम कंपेयर करें, S1 और S2 में यदि हम कंपेयर करें तो S1 क्या है? निलय का संकुचन है, और S2 क्या है? निलय का प्रसरण है, यानी कि फैलना है। S1 जो ध्वनि होती है वो लव होती है, और S2 जो ध्वनि होती है वो डप होती है। इसके बाद S1 की जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता कम होती है, और जो S2 होती है उसकी तीव्रता अधिक होती है। S1 में जो टाइम लगता है 0.5 सेकंड का लगता है, S2 में जो टाइम लगता है 0.1 सेकंड का लगता है। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व में वो क्या होते हैं? बंद होते हैं, और यहाँ पे सेमील्यूनर जो वॉल्व होते हैं वो बंद होते हैं S2 के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? ECG के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से फुल फॉर्म होती है। इसमें सबसे पहले बॉलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको रिकॉर्ड किया था, और एंथोवेन नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इसमें तीन तरह की रेखाएं बनती हैं, 3 पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले P पॉइंट होता है, फिर QRS कॉम्प्लेक्स होता है, फिर T पॉइंट होता है। P का मतलब क्या है? एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, और इसमें एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियम का क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा, विध्रुवण होगा। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रखना। इसके बाद जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है, QRS कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जो वेंट्रिकल होता है उसका सिस्टोल होता है, और इसमें जो वेंट्रिकल होता है उसका क्या होगा? विध्रुवण होगा। विध्रुवण का मतलब होता है डीपोलराइजेशन। और जो T बनता है, T वाला पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है? जो वेंट्रिकल होता है उसका डाइस्ट्रोल होता है, या फिर मैं बात करूँ जो वेंट्रिकल होता है उसका पुनर्ध्रुवण होता है, यानी कि रिपोलराइजेशन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके का बनेगा, सुनना। P ECG के अंदर P बिंदु क्या दर्शाता है? तो ECG के अंदर P बिंदु एट्रियम का विध्रुवण दर्शाता है, यानी कि डीपोलराइजेशन दर्शाता है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? जो वेंट्रिकल होता है उसका विध्रुवण दर्शाता है, यानी कि डीपोलराइजेशन दर्शाता है। T बिंदु क्या दर्शाता है? तो जो वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन है उसको दर्शाता है, ध्यान रखना। इसके बाद जो BP अपन मापते हैं, ब्लड प्रेशर जो मापते हैं वो ब्रेकियल धमनी में मापा जाता है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, यदि P अधिक आ रहा है ECG के अंदर, हमने देखा P पॉइंट बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है आलिंद का आयतन बढ़ रहा है।
बढ़ा हुआ है। इसके बाद QRS यदि ज़्यादा ऊंचा है इसका मतलब हार्ट अटैक आने की संभावना है। T यदि छोटा है इसका मतलब कोरोनरी जो धमनी है उसमें ब्लॉकेज आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम ECG को पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन ब्लड की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए, इसमें सबसे पहले आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी में यदि हम देखते हैं कि असामान्य वृद्धि हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होगा? यदि अधिक शारीरिक श्रम कर रहा है कोई व्यक्ति या फिर अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन बढ़ने लगेगा। ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ध्यान रखना, एच कुछ नहीं है, हीमोग्लोबिन है। आगे बात करते हैं, यदि असामान्य कमी हमें देखने को मिल रही है तो इसको अपन इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहेंगे। इसमें क्या होगा? एनीमिया कंडीशन बन जाएगी या फिर मलेरिया रोग के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। आरबीसी का जो उत्पादन होता है वो किस तरीके से होता है? तो जो भ्रूणावस्था होती है उसके प्रथम 3 माह में वो यॉर्क सैक के अंदर बनता है। जो भ्रूणावस्था के अंतिम 6 महीने होते हैं उसमें यकृत में बनता है, प्लीहा में या फिर थाइमस के अंदर बनता है। आरबीसी जो जन्म के बाद कहाँ बनती है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा के अंदर बनना शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसका अलग नाम है, उसे डोनेन मेम्ब्रेन कहा जाता है। आरबीसी का जो एंडोस्केलेटन है उसको स्ट्रोमेटिन कहा जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से मिलकर बना हुआ होता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर 2 कंटेंट पाए जाते हैं, पहला होता है आयरन और दूसरी होती है ग्लोबिन प्रोटीन। आयरन जो होती है उसमें पोरफायरिन बलय पाई जाती है Fe+2 के रूप में। दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन में क्या होता है? तो अल्फा और बीटा चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं, ठीक है, उसके साथ एक अल्फा चेन होती है जिसमें 144 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसी तरीके से बीटा चेन में कैसे 2 बीटा चेन और एक बीटा चेन पाई जाती है जिसमें 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। आगे हिमेटोक्रिएटिव क्रिएटिन जो वैल्यू है वो 45% से लेकर 47% होती है। एबीओ ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसके अलावा जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज डी कॉस्टोल एस्टली नाम के साइंटिस्ट ने की थी, ध्यान रखना। थ्रोम्बो की बात करते हैं तो थ्रोम्बो क्या होता है? जो क्लॉट्स होते हैं उनको थ्रोम्बो कहा जाता है। जो कि थ्रोम्बस होता है, जो कि यदि क्लॉट जो है वो स्थिर है तो उसको थ्रोम्बस कहेंगे, ठीक है। और यदि जो गतिशील हो गया है, क्लॉटिंग जो है वो गतिशील हो गई है, उसको एम्बुलम कहा जाता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, जो एक डिजीज़ होती है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, उस डिजीज़ को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मतलब क्या होता है कि कोई फीमेल है वो यदि RH नेगेटिव होगी और मेल यदि RH पॉजिटिव होगा तो पहली संतान तो उनकी स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन जब दूसरी संतान होगी तो उसमें जो संतान उत्पन्न हो रही है भ्रूण अवस्था में ही, उस बच्चे की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। उसको अपन क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है, ध्यान रखना। इसमें जो कंडीशन बनती है वो आपसे यही पूछा जाता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के अंदर कौन सी कंडीशन बनती है? तो इसमें RH नेगेटिव फीमेल होनी चाहिए और RH पॉजिटिव मेल होना चाहिए, तब ये कंडीशन बनेगी, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं WBC के बारे में। तो WBC 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट होती हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट होती हैं। सबसे पहले एक ग्रेन्युलोसाइट की हम बात करें तो 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट होती है, मोनोसाइट होती हैं। लिम्फोसाइट आगे 2 प्रकार की होती हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट क्या करती हैं? बीटा सेल का निर्माण करती हैं जिससे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसके बाद मोनोसाइट क्या होती है? तो सबसे बड़े आकार की होती हैं और गतिशील होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं, ईओसिनोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं और न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ईओसिनोफिल्स क्या करती हैं? अम्लीय अविरंजक से अविरंजित हो जाती हैं, 1-2% ये पाई जाती हैं टोटल। और यदि एलर्जी में बात करें तो इनकी एलर्जी में संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एलर्जी के दौरान कौन सी WBC की मात्रा बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है? तो ईओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। बेसोफिल्स की बात करें तो मिथाइलिन ब्लू से इनको अविरंजित किया जा सकता है, ये सबसे कम मात्रा में होती हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो 5 से अधिक पालियों में इनका जो केंद्रक है वो विभाजित हो जाता है। अम्लीय और क्षारीय दोनों अविरंजित से अविरंजित हो जाती हैं और इनमें बार बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, बार बॉडीज पाई जाती हैं। बार बॉडी निकालने का फॉर्मूला क्या है? X-1, ठीक है, यानी जितने X क्रोमोसोम होंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो बार बॉडीज की संख्या निकल के आ जाएगी। आगे बात करते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है समझना। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन की हम यहाँ पे बात करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? तो यकृत में निर्मित होता है, विटामिन K की मदद से ये बनता है। दूसरा, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण होता है, इसके अंदर जब कैल्शियम मिल जाता है और प्रोटीन की उपस्थिति हो जाती है तो ये प्रोथ्रोम्बिनेज का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, सॉरी, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये जाके किसमें? थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ जुड़ जाता है और प्रोथ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन किसका निर्माण करता है? तो थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और लास्ट में ये फाइब्रिनोजन बना लेता है, जो कि लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, जो टोटल फैक्टर की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं संख्या में, ध्यान रखना। कारक नंबर जो 6 यानी फैक्टर नंबर 6 है वो केवल सैद्धांतिक होता है। बाकी हम बात करें तो जो सक्रिय कारक होते हैं, एक्टिव फैक्टर्स होते हैं, वो 12 होते हैं और टोटल होते हैं 13, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे AHF फैक्टर A है जो कौन से नंबर का है? 8th नंबर का है। AHF B फैक्टर है, जैसे क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है, वो 9th नंबर का है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आप नहीं माने तो आप देख सकते हैं 2022 में जो पेपर मैंने दिया था उसके अंदर ये पूछा गया था, आप देख लें भले ही पेपर को जाके, ठीक है। स्टुअर्ट कारक होता है जो कि 10th नंबर का होता है। AHF C होता है जो 11th नंबर का होता है। ग्लास कारक होता है जो कि 12th नंबर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है।
आगे बात करते हैं, धमनी में वॉल्व नहीं पाए जाते, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अपवाद की बात करें तो पल्मोनरी धमनी है इसकी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, जिसमें लसिका तंत्र आता है। लसिका में क्या होता है, आरबीसी व प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती, केवल और केवल डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती हैं। लसिका केशिकाएं होती हैं, उसमें लैक्टियल्स पाए जाते हैं जो कि वसा का अवशोषण करती हैं। आगे बात करते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स की बात करें तो जो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं उसमें बोन मैरो आता है, दूसरा थाइमस आता है, जहाँ पे प्रोड्यूस और मैच्योर होती हैं कौन सी, आपकी एंटीबॉडीज़, ठीक है। हम बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक लिम्फेटिक अंग है, तो बोन मैरो, थाइमस, ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ध्यान रखना। सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन से होते हैं, तो लिम्फ नोड होती है, स्प्लीन जिसे प्लीहा कहा जाता है। इस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, यानी कि श्वसन तंत्र के अंदर। श्वसन तंत्र में हम बात करें तो लेरिंग्स की सबसे पहले बात करते हैं। लेरिंग्स के दो भाग होते हैं, एक होता है ग्लोटिस और दूसरा होता है कार्टिलेजिस। ग्लोटिस की बात करें तो कुछ नहीं, एक पतली दरार के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो देखिए लेरिंग्स में दो प्रकार के वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, एक ऊपर होते हैं जो कि फॉल्स होते हैं जिनका कोई काम नहीं है, दूसरे जो नीचे की तरफ पाए जाते हैं वो ट्रू होते हैं, इनके बीच का जो अवकाश है उसको रीमा ग्लोटिडिस कहा जाता है। अब हम कार्टिलेज की बात करें तो टोटल नंबर होता है इनका 9 कार्टिलेज पाए जाते हैं। कैसे कैसे पाए जाते हैं देखना, एक होता है एपिग्लोटिस जो कि संख्या में एक होता है, इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है जो श्वास नली को ढकता है, सब जानते हैं इसके बारे में। दूसरा होता है थायरॉइड कार्टिलेज जो कि एक होता है, हाइलेन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इसके बाद क्रिकोइड होता है जो कि संख्या में एक होता है, और इसके बाद एरेटिनोइड होता है जो कि संख्या में दो होते हैं, कॉर्निकुलेट होता है जो कि संख्या में दो होते हैं, क्यूनिफॉर्म होता है जो कि संख्या में दो होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जो सी आकार के छल्ले हैं जो शुरुआत में लेरिंग से नीचे से फैलना शुरू करते हैं और तृतीयक श्वास नली तक जाते हैं, ध्यान रखना ये भी पेपर के अंदर पूछा गया था। आगे बात करें जो कूपिका की बात करें तो कूपिका संख्या में 30 करोड़ होती हैं। इनकी सतह पर लेसिथीन का जमा पाया जाता है जो कि पृष्ठ तनाव को कम करने का काम करता है, जिससे कि कूपिका हमेशा खुली रहती हैं। आगे बात करते हैं जो लंग्स की राइट लोब होती है, यानी राइट वाला जो लंग होता है उसमें 3 पाइली पाई जाती हैं, और जो लेफ्ट वाला लोब होता है यानी लेफ्ट वाला जो लंग होता है उसमें 2 पाली पाई जाती है। बाई मैंने यहाँ पे लिख दिया था। इनका जो बाहरी आवरण होता है उसको पैराइटल कहते हैं और जो आंतरिक आवरण होता है उसको विसरल कहा जाता है। दो चीज़ें होती है, एक इंस्पायरेशन होता है, एक एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन को अंत्य श्वसन कहा जाता है और एक्सपायरेशन को उच्च श्वसन कहा जाता है। इसमें सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंत्य श्वसन के दौरान या फिर जब इंस्पायरेशन हो रहा है उसमें डायफ्राम की स्थिति कैसी हो जाती है, तो वो चपटा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। जब एक्सपायरेशन जिसे उच्च श्वसन कहा जाता है उस दौरान डायफ्राम की स्थिति कैसी, तो वो शिथिल हो जाता है या फिर गुंबदाकार हो जाता है। सीधा क्वेश्चन यही बनता है पेपर के अंदर। आगे पूछा जाता है इंटरकोस्टल पेशियों के बारे में, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। तो जब इंस्पायरेशन होगा तो वो संकुचित हो जाएंगी यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और जब एक्सपायरेशन होगा तो जो आंतरिक इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी। आगे बात करें उदरीय पेशी हैं वो कैसे हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, और एक्सपायरेशन के दौरान वो कैसे हो जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी। यही कॉन्सेप्ट है जो पेपर के अंदर पूछा जाता है, ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं किसके बारे में, तो जो अगला आता है रेस्पिरेशन वॉल्यूम्स, यानी कि श्वसन वाला जो आयतन होता है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और एक होता है रेस्पिरेशन कैपेसिटी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है तो उसको ध्यान से समझना। देखिए जो रेस्पिरेशन वॉल्यूम्स होती हैं उनमें कई प्रकार की वॉल्यूम्स पाई जाती हैं, जिसके फुल फॉर्म में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इनके क्या क्या फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक होती है टीबी, एक होती है आईआरबी, एक होती है ईआरबी और एक होती है आरबी। सबसे पहले हम यदि किसकी बात करें टीबी की, तो टीबी होता है टाइडल वॉल्यूम, टीबी को क्या कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। दूसरी होती है आईआरबी, तो आईआरबी को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। तीसरी होती है ईआरबी, ईआरबी को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। और एक होती है आरबी, आरबी को रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है या फिर अवशेषी आयतन कहा जाता है। ऐसे ही हम यदि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में जो आईसी होती है इसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। इसी तरीके से ईसी होती है इसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। इसी तरीके से जो बीसी होती है, ठीक है, बीसी को क्या कहा जाता है, वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। इसकी तरह से टीएलसी होती है इसको टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है, और एफआरसी होती है इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है। अब इनकी कितनी कितनी मात्रा होती है ये पेपर के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो देखना सबसे पहले हम टीबी की बात करें तो टीबी जो है वो सामान्य श्वसन क्रिया है, यानी कि एक बार में व्यक्ति श्वास लेता है तो कितनी वायु अंदर जाती है, तो सामान्य श्वसन क्रिया में 500 ml वायु जो है अंदर जाती है, तो टीबी की वॉल्यूम कितनी हो गई, 500 हो गई। इसके बाद आईआरबी की बात करते हैं, आईआरबी होता क्या है, तो टीबी के बाद जो अतिरिक्त अंदर वायु रह जाती है उसको अपन 2500 से 3000 ml वो है, ठीक है। इसके बाद ईआरबी, ईआरबी मतलब एक्सपायरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि टीबी के बाद आंतरिक जो बाहर वायु निकाली जाती है उसको 1000 से 1100 ml वो रहती है। इसके बाद आरबी की बात करें, यानी कि सब कुछ निकाल देने के बाद जो अवशेष वायु बच जाती है वो कितनी है, 1100 से 1200 ml रहती है। इसी तरीके से हम यदि आईसी की बात करें, आईसी जहाँ कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी टीबी और आईआरबी को यदि हम टोटल कर दें तो हमने देखा था टीबी कितनी थी 500, इसके बाद आईआरबी कितनी थी 2500 से 3000, तो टोटल बनती है 3000 से 3500 ml, ठीक है। इसी तरीके से ईसी की बात करें तो टीबी और ईआरबी
ERB को यदि हम जोड़ देंगे, ध्यान रखना E से E और I से I यहाँ पे जोड़ना है, TU तो दोनों में सेम है ही, ठीक है। ERB को यदि हम जोड़ेंगे तो ये 500 थी, 1000 से 1100 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 15 से 1600 ml बन जाएगी। इसी तरीके से FRC यानी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें कुछ नहीं करना, हमको केवल RB और ERB को जोड़ देना है। RB कितनी थी, अगर दोनों को अपन टोटल करेंगे तो 2100 से 2300 ml अपने पास निकलेगा। इसी तरीके से BC की बात करें तो इसमें TRB, IRB, ERB को जोड़ेंगे तो 4000 से 4600 बनेगी। TLC में क्या होगा, BC और RB जुड़ जाएगी, तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी आपकी 5100 से 5700 ml। आगे हम बात करते हैं कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में। तो दो गैस हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है। हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए 97% ऑक्सीजन RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन उसको बाइंड करके ले जाता है। 3% जो है प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ से ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो 70% है जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, इसके बाद 23% है जो कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, और जो 7% है वो डायरेक्ट डिजोल्व हो जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं यदि जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन का ग्राफ बनता है वो एस शेप बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्ट के बारे में, ठीक है। होता क्या है देखना, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और पीएच जो है वो कम हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ब्लड की जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वियोजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इससे जो ग्राफ है, जब भी हम किस ग्राफ की बात कर रहे थे, जो एस ग्राफ था, यानी कि जो ग्राफ है वो राइट तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको बोर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोर प्रभाव कहा जाता है, ध्यान रखना। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी तो पीएच क्या हो जाएगा, ब्लड का बढ़ जाएगा, जिससे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो वियोजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो ग्राफ जो है वो कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक घटना होती है जिसे क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है या फिर हैमबर्गर पर घटना होती है। ये कुछ नहीं होता, क्लोरीन का आरबीसी में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है या फिर हैमबर्गर पर घटना कहलाता है। सीधा एक लाइन का आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम गैसियस एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है देखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसमें क्या होगा, फेफड़े और रक्त के बीच की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें होगा क्या, लंग्स में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना होगा, 104 mm प्रति HG होगा। कुपिका में जो ऑक्सीजन CO2 का जो आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर होगा वो 40 mm प्रति HG यानी मरकरी होगा। इसी तरीके से हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर लें, इसमें जो फेफड़ों में पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा फेफड़ों में रहता है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mm प्रति HG और CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mm प्रति HG। रक्त व सेल्स के बीच की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो सेल में बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 mm प्रति HG होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm प्रति HG होता है। इसी तरीके से हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm प्रति HG होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 mm प्रति HG होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से जो कि किससे पूछे जाएंगे आपसे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछे जाएंगे। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो हर एक कॉन्सेप्ट से आपको एक एक क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट है, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगले हम नेक्स्ट जो यूनिट करने वाले हैं वो आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट अपन करने वाले हैं, कमेंट आई थी जिसमें हमें फैमिलीज़ के बारे में पूछा गया था, यानी कि फैमिली कौन कौन सी है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट वीडियो इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। पूरी वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, लेकिन ये शर्त रहेगी, आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इसके अलावा चैनल को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट होता रहे। इसके अलावा आप देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।